देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने सबसे बड़ी आपको बताएंगे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद खुश हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले और जश्न मनाते हुए आरएसएस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा फटकार लगाने के साथ ही एक ऐसी घटना सामने आई दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी व्यक्ति ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस वाले फिर से सुलगते हुए नजर आ रहे हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिसे लेकर फिर से राजनीति परवान चढ़ गई है। दोस्तों, बताएंगे क्या शब्द यूज कर दिया गया, इसी के साथ में चलेंगे डिटेल में, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। वहीं पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रहे कांड को लेकर भी किया गया डिस्कशन और अमित शाह एक और राहुल गांधी को बोल रहे थे कि आने वाले कई और चुनाव हारोगे, लेकिन जवाब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एक पत्रकार की ओर से ही आया। दोस्तों, बताएंगे 4 में से 3 राज्य कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगे, इस तरीके का उनका एक प्रिडिक्शन है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और कौन कौन से राज्य को लेकर क्या नई जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी नो कॉम्प्रोमाइज के मूड में है और राहुल गांधी की नीति एकदम स्पष्ट है कि जो संघियों का यार है वो कांग्रेस का गद्दार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर की जगह चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों, इस बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करने की कोशिश की थी। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए आरएसएस के संगठन की ताकत को बताने का दावा किया था और संगठन की शक्ति को सराहते हुए कांग्रेस पार्टी को सीख लेने के लिए बोला जा रहा था। उन्होंने राहुल गांधी से संबंधित पार्टी के विकेंद्रीकरण और सुधार की जरूरत बताते हुए कई और बातें कही। दोस्तों, कुल मिलाकर सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले उनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर बड़ा विवाद हो गया और मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया दोस्तों कि कांग्रेस के कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह को हिदायत देनी शुरू कर दी कि उनको संघ के किसी भी संगठनात्मक शक्ति या किसी भी विचारधारा की तुलना तो कांग्रेस पार्टी से कम नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान और आरएसएस की एक तरीके से तारीफ के मामले को लेकर बीजेपी वालों को बड़ा खुशी हो रहा था। बीजेपी के लोग नाच रहे थे कि आखिर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संघ की तारीफ कर दी और इसके बाद भाजपाई हर जगह ढोल पीटने लगे कि संघ की तारीफ कांग्रेस पार्टी के नेता ही करने लगे हैं। इसके बाद अगले ही दिन एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इंदिरा भवन में दिखाई देते हैं, जिसके बाद मुख्य कार्यक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद चाय नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से सीख लेने वाले बयान को लेकर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से बोला कि आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। इसी बातचीत के दौरान पीछे खड़े एक सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए। फिर राहुल गांधी ने हंसते हुए प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिल्कुल सही कहा, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। माहौल बड़ा शांतिपूर्ण था दोस्तों, लेकिन मैसेज राहुल गांधी की ओर से भी स्पष्ट दे दिया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के संगठन की तुलना आरएसएस के संगठन से करना यह जमीन आसमान की तुलना करने जैसा है और आरएसएस की विचारधारा और संगठन का जो पूरी तरीके से निर्माण है वो इस आधार पर है कि एक व्यक्ति यानी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत पूरे संगठन को कंट्रोल करते हैं, यानी खुलेआम तानाशाही चल रही है और इसी तरीके का एक कानून और एक शासन व्यवस्था भारत के अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति कोई भी नेता कुछ भी आकर बोल सकता है, उसके खिलाफ केवल बोलने मात्र के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती और ये कांग्रेस पार्टी का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, यानी लाभ और हानि दोनों है। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, क्या दिग्विजय सिंह के द्वारा कांग्रेस पार्टी की तुलना आरएसएस के संगठन से करने की कोशिश के प्रयास पर भी क्या इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लिखकर जरूर बताएगा। और दिग्विजय सिंह के द्वारा की गई तारीफ के बाद अचानक से एक और ऐसा मामला सामने आता है जिससे आरएसएस एक बार फिर से एक्सपोज हो गया दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक बर्थडे पार्टी पर जमकर तांडव मचाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक रेस्टोरेंट में चल रहे बर्थडे पार्टी में शामिल होने पर लोगों के ऊपर हमला कर दिया और भगवा वस्त्र पहनकर आए इन लोगों ने जमकर बवाल काटा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने गले में भगवा पट्टा डाला हुआ है और यहाँ पर आकर कैफे के अंदर आकर लोगों को पार्टी करने से रोका जा रहा है। एक ग्रुप था जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं थी, जिसमें 4 पुरुष में से 2 मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे थे। इसी बात को लेकर हंगामा किया गया दोस्तों, यानी यारी दोस्ती में लोग जो पार्टी करने के लिए आते हैं उसमें आकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, खुलेआम आतंकवादी गतिविधियां की गई। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया और हर जगह पर जमकर आलोचना की गई और बजरंग दल क्योंकि आरएसएस से जुड़ा हुआ है तो अब दिग्विजय सिंह को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर बजरंग दल भी आरएसएस के संगठन का हिस्सा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी इसी तरीके का संगठन बनाकर इसी तरीके से आम जनता को प्रताड़ित करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के संगठन की तुलना बजरंग दल या आरएसएस से करना कांग्रेस पार्टी का एक अपमान है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के टाइम की पार्टी है, 135 साल
कांग्रेस पार्टी के हो चुके हैं और निरंतर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती चली जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो बोला है उस पर दिग्विजय सिंह चाहे माफी मांग ले या फिर अपने पोस्ट को डिलीट कर ले, उनको कहीं ना कहीं इसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों राहुल गांधी ने जैसे ही दिग्विजय सिंह को एक तरीके से इनडायरेक्ट फटकार लगाई तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कट्टर नेताओं ने आरएसएस वालों को पकड़ा और बरेली वाले मामले को लेकर और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के आरएसएस और बीजेपी की तारीफ करने वाले मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नाराजगी एक तरफ से दोस्तों, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कट्टर नेता राहुल गांधी के करीबी नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अब आरएसएस और बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ गए और कहने लगे कि माफी मांगो। यानी अब तक दिग्विजय सिंह वाले बयान को लेकर खुशी मना रहे थे और एकदम से पलटने लगे। तमिलनाडु से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं मणिकम टैगोर, जो राहुल गांधी के काफी करीबी नेता है दोस्तों और कई राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभार संभाल रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि आरएसएस नफरत फैलाने वाला संगठन है, अलकायदा की तरह काम करता है। कांग्रेस के नेता ने आरएसएस को अलकायदा वाला संगठन बता दिया। जैसे ही उन्होंने ये टिप्पणी की, भाजपाई और आरएसएस वाले भड़क गए और कहने लगे कि अलकायदा से तुलना की जा रही है, आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, ये गलत बात है, आरएसएस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और तमाम तरीके के बीजेपी वाले बौखलाहट में बयान देने लगे दोस्तों। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता और पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा आए जवाब देने के लिए। भाजपा वालों को लगा कि हो सकता है कि सफाइयां देंगे, कहेंगे कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन पवन खेड़ा ने डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड लेते हुए कहा कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ है ही नहीं। यानी आरएसएस आदमी क्या सीखेगा, गोडसे से जुड़े संगठन से गांधी द्वारा स्थापित संगठन की क्या सीख हो सकती है। यानी एक संगठन है जो गोडसे से जुड़ा हुआ है और दूसरा है जो गांधी ने बनाया है, और गोडसे के संगठन से गांधी का संगठन क्या सीखेगा। कुल मिलाकर दोस्तों दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा गया और इनडायरेक्ट तरीके से बोल दिया गया कि कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने जो बयान दिया है और आरएसएस की तुलना अलकायदा से की है, उस पर पार्टी बिल्कुल पीछे 1 इंच भी नहीं डिगने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही स्टैंड लिया है कांग्रेस पार्टी ने और जिस तरीके से आरएसएस को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एकदम क्लियर कट मानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा पार्टी और देश के खिलाफ है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा आज स्थापना दिवस पर एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। हमने समझौता नहीं किया, ना संविधान से, ना धर्मनिरपेक्षता से, ना गरीब के हक से। हम सत्ता में ना हो लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद से नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा है पर कुछ लोग धर्म को राजनीति बना रहे हैं। आज बीजेपी के पास सत्ता है लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है, इसलिए कुछ आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी आंकड़े रोके जाते हैं, कभी संविधान बदलने की बातें होती है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे हैं। कांग्रेस विचारधारा है और विचारधाराएं कभी मरा नहीं करती। यानी कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है जो लगातार चलती रहेगी और जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस समाप्त हो गई है उन लोगों को वापस से एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय इतिहास पढ़ना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आजादी के टाइम का इतिहास यानी कांग्रेस का इतिहास दोनों बराबर है, अगर देश का इतिहास आजादी के टाइम का लिखा जाएगा तो वो कांग्रेस का ही इतिहास है, बराबर है दोनों। और इसीलिए अगर देश का इतिहास लगातार चलता आ रहा है तो कांग्रेस का इतिहास भी लगातार चलता आएगा और इसीलिए विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस का समाप्त हो पाना एक सपने जैसा है, दिन में सपने देखने जैसा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की इन बातों पर लिखकर जरूर बताएगा। और कांग्रेस पार्टी की बैठक में सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रकरण को लेकर भी जमकर चर्चा हुई है दोस्तों, जिसमें कई नेताओं ने विस्तृत जानकारी मांगी है और हिरेन जोशी, निखिल कामत और आरपी गुप्ता, हितेश जैन, अनिल अग्रवाल जैसे कई सारे पात्रों के बारे में, उनकी संदिग्ध भूमिका के बारे में चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई नेता एक साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रकरण के मामले को लेकर खुलकर डंके की चोट पर एक साथ बोलेंगे और इसका दूरगामी असर होता हुआ नजर आएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें गुजरात के अंदर अमित शाह भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान अमित शाह दावा करते हैं कि राहुल गांधी को अभी और भी चुनाव हारने हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी आपको 2026 के भी जो 4 चुनाव होने वाले हैं उनमें चारों में हार मिलेगी। लेकिन अमित शाह एक और राहुल गांधी को ललकार रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जमकर तारीफ करने वाले पत्रकार राजीव सरदेसाई मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावना सबसे ज्यादा है, आराम से कांग्रेस जीतेगी। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, डंके की चोट पर जीतेंगे। तमिलनाडु में तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, यानी यहाँ कांग्रेस
पार्टी और डीएमके की सरकार बनेगी बनेगी। रही बात पंजाब और उत्तराखंड की, तो दोनों जगह कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, माहौल एकदम वैसा ही बन चुका है। लेकिन असम को लेकर स्थिति अभी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं है, यानी 5 राज्यों में से बल्कि 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की लगभग स्थिति नजर आ रही है। असम में पार्टी कमजोर है, राजदीप सरदेसाई का यह दावा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, उनका पहला कॉन्फिडेंस तो पश्चिम बंगाल में टूटेगा, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, असम, पंजाब और उत्तराखंड सब तैयार हैं एक एक करके हिसाब किताब करने के लिए, क्योंकि अब समय आ चुका है भारतीय जनता पार्टी की लगातार गिरावट का। जैसे जैसे भारत का रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, वैसे वैसे बीजेपी की स्थिति भी अब आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा खराब होने वाली है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम और एनसीपी के चीफ शरद पवार के बीच में पिपरी चिचवड़ नगर पालिका के चुनाव को लेकर, नगर निगम के चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने एक चुनावी मंच पर आने की बात कही है और कई बार महाराष्ट्र के विकास के हित में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, यह दावा करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करते ही गठबंधन को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। यानी गठबंधन बन चुका है, लेकिन ऑफिशियल नेता सब एक साथ आकर जब ऐलान करेंगे उसके लिए लिस्ट तैयार करना जरूरी है। पिपरी चिचवड़ में एक रैली के दौरान अजित पवार ने कहा कि पिपरी चिचवड़ के नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने पिपरी चिचवड़ में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, यानी पुरानी एनसीपी यहां पर चुनाव लड़ेगी। अब देखते हैं नतीजा किस तरीके का रहता है, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार तो ऐसा ही है कि अजित पवार बीएमसी के चुनाव में भी अकेले लड़ रहे हैं, तो वहां भी उनके जीत की संभावना लगभग ना के बराबर है। और पुणे के महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत दावेदार है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला है, तो यहां पर अजित पवार पहले ही बाहर हो चुके हैं गठबंधन से। अब वो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीतकर अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा जीतना चाहते हैं जिससे मैसेज जाए कि कम से कम अजित पवार की पार्टी कुछ हद तक तो कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूत है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के चर्चित नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में तनाव चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से बगावत करने वाले एक विधायक ने इंडिया टीवी को ऑफ द रिकॉर्ड में बताया कि पत्नी और बेटे के बाद उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को पोस्ट दिलाने के लिए जुगाड़ करने में लग गए हैं। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के अंदर सभी उन लोगों का अपमान किया है जो परिवार से इतर है, यानी अपनी पत्नी को उन्होंने विधायक बनवाया, अपने बेटे को अचानक से मंत्री बनवा दिया और इसके बाद जब तीनों विधायकों ने विरोध किया तब भी उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब जाकर अपनी बहू को भी कोई बड़े पोस्ट पर पहुंचाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को पोस्ट दिलवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य नागरिक परिषद में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिसमें एक आरएलएम के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद थे। माधव आनंद अब मधुबनी के विधायक बन गए हैं। ऐसे स्थिति में नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष के पोस्ट को खाली कर दिया गया है, तो उपेंद्र कुशवाहा यहां पर भी अपनी बहू साक्षी मिश्रा को ये पोस्ट दिलवाना चाहते हैं। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार को सेट करने में लगे हुए हैं, उनको बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचा रहे हैं। पार्टी से कोई लेना देना नहीं और इसीलिए विधायक बगावत कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश की कुछ पार्टियों के अंदर तो परिवारवाद चलता है, यानी 1-2 नेता परिवार के कारण आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में परिवारवाद नहीं बल्कि कुनवावाद चल रहा है, यानी पूरा का पूरा कुनवा ही पार्टी के संगठन की शक्ति का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सरकारी पोस्ट हासिल कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कुनवावाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा देश के अंदर फैलाया है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे कुनवे को भाजपा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोई ना कोई पोस्ट दिलवाती रहती है। अगर आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी वालों ने गठबंधन ही इसीलिए किया था क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बीजेपी को पता था कि ये परिवार को आगे बढ़ाएंगे तो भाजपा के साथ हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार अगर बनी तो भाजपा इनको बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचाएगी, इनके परिवार के लोगों को, और एकदम कुनवावाद इसी तरीके से चलता रहेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के कुछ ही नेता है जो धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा झूठे चमत्कार दिखाए जाने पर खुलकर बोलते हो। ऐसे ही एक कांग्रेस पार्टी के नेता है दोस्तों जो खुलकर डंके की चोट पर धीरेंद्र शास्त्री को फ्रॉड बोलते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब धीरेंद्र शास्त्री के बारे में सवाल पूछा गया तो धीरेंद्र शास्त्री को लेकर वो कहते हैं कि धीरेंद्र शास्त्री सर्टिफाइड फ्रॉड है, यानी जिसे धोखाधड़ी में प्रमाण पत्र मिला हुआ है उस तरीके का व्यक्ति है। मैं उसको चैलेंज करता हूं कि वो डिबेट करे धर्म के बारे में मेरे से और उन लोगों से, उन साधुओं से जो मेरे
से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर कई सारे मंदिर है जहां पर साधु संत रहते हैं, उनसे डिबेट करें, बहस करें। धीरेन्द्र शास्त्री भूपेश बघेल कहते हैं कि जो असली हमारे देश के अंदर साधु संत है उनकी स्थिति देखिए, जो पूरी जिंदगी धर्म के लिए दे देते हैं, और इसके बाद उस व्यक्ति को देखिए जो सरकारी पैसे पर एयरक्राफ्ट यानी बड़े बड़े एरोप्लेन के अंदर और बड़े बड़े चार्टर प्लेन के अंदर घूम रहा है, प्राइवेट जेट से घूम रहा है, करोड़ों रुपए लेता है और करोड़ों रुपए इसके पास है। इस तरीके के व्यक्ति कोई धर्म से जुड़े हुए साधु संत नहीं हो सकते। और ये फ्रॉड बाबा दावा करता है कि वो दिव्य दरबार लगाता है जहां पर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी इलाज कर देता है, यानी खुलेआम देश के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसे कांग्रेस पार्टी के भी अन्य नेताओं को खुलकर डंके की चोट पर धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लेना चाहिए। जब धीरेन्द्र शास्त्री फुल टाइम में आकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उल्टी उल्टी बातें करता है तो फिर कांग्रेस पार्टी का ये पूरी तरीके से अधिकार है कि वो करारा जवाब दे, मुंहतोड़ जवाब दे। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बेगूसराय में आरजेडी के विधायक बोगो सिंह ने एनडीए के नेताओं के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें आरजेडी में टूट की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और किसी भी विधायक ने एनडीए से कोई संपर्क नहीं किया और कोई सवाल भी नहीं उठता। उन्होंने कहा कि 200 किलोमीटर दूर दूर तक कहीं कोई पार्टी में फूट नहीं है, पार्टी एकजुट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल फिर से खड़ी होकर बाउंस बैक जरूर करेगी। बोगो सिंह मीडिया से बात करते हुए मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब दे रहे थे। आरजेडी में टूट की संभावना ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों मीडिया बस चेहरा दिखाता है, काम छुपा देता है। ममता बनर्जी को लेकर यह बात इसलिए बोली जाती है क्योंकि जब देखो तब मीडिया वाले ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण चुनाव जीतने वाला नेता बताया जाता है, यानी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए ममता बनर्जी काफी काम करती है, या यूं कहिए कि तुष्टीकरण करती है, जो नेगेटिव यानी नकारात्मक तौर पर बोला जाता है ममता बनर्जी के लिए। लेकिन हकीकत नहीं बताई जाती कि इतनी बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू आबादी है, यानी 1/3 भी मुस्लिम आबादी नहीं है। इसके बावजूद हिंदू आबादी से ही सबसे ज्यादा वोट तो ममता बनर्जी को मिलता है, वो चुनाव जीतती है। तो इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती कि हिंदू आबादी के लोग भी क्यों ममता बनर्जी को इतना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि इन लोगों को मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव, एक कहानी बनानी है कि ममता बनर्जी को केवल मुस्लिम वोट देते हैं, जबकि ममता बनर्जी के चुनाव जीतने का कारण हिंदू मतदाता बड़ी संख्या में उनके लिए वोट करते हैं और दोनों समुदाय के लोग वोट करते हैं। इसीलिए नतीजे इस तरीके के होते हैं। ममता बनर्जी को लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है दोस्तों, उस पर अब सोशल मीडिया के माध्यम से कहा गया कि ममता बनर्जी इसलिए चुनाव जीतती हैं क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर 1 करोड़ घर दिए हैं। 2 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 1000 रुपए मिल रहा है। 1 करोड़ 10 लाख किसानों को सहायता पहुंचाई जा रही है और अर्थव्यवस्था 4 गुना बढ़ गई है। 2 करोड़ प्लस रोजगार का प्रबंध किया गया है और नारे नहीं नतीजे हैं, यानी ममता बनर्जी ने जो विकास के काम किए हैं उस कारण उनको पश्चिम बंगाल के अंदर भरपूर समर्थन मिल रहा है। लेकिन गोदी मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि ममता बनर्जी को केवल मुस्लिम समाज के लोग वोट देते हैं, इसलिए ममता बनर्जी जीतती है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी के जीत का सबसे बड़ा कारण यही है उनकी योजनाएं हैं, जिसे गोदी मीडिया द्वारा दिखाएगा नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर, उनकी छवि खराब करने को लेकर एक प्रोजेक्ट के तहत ये लोग काम करते हैं। 2 शब्द जरूर लिखेगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी के सांसद सौगत रॉय के द्वारा ममता बनर्जी को बंगाल से ज्यादा बांग्लादेशी पसंद है, बांग्लादेश पसंद है किए जाने की बात कहने पर कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बांग्लादेश चले जाए और वहां प्रधानमंत्री बन जाए। हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह के द्वारा भाजपा और आरएसएस के संगठन की तारीफ किए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से बोला जा रहा है कि वो बांग्लादेश चले जाए, यानी जैसे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह यहाँ नॉर्थ इंडिया में आकर, उत्तर भारत में आकर अन्य पार्टी के लोगों से बोलते रहते हैं, यानी विपक्ष वालों से बोलते रहते हैं कि उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, ऐसे ही बंगाल में जाकर ममता बनर्जी से बोल रहे हैं कि उनको बांग्लादेश चला जाना चाहिए। यानी भाजपा के नेता दूसरे देशों का टिकट काटते रहते हैं सभी का। ऐसे विवादित बयान ना दे तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। यही बड़ा कारण है कि इनको विवादित बयान देना पड़ता है। ये बीजेपी वालों के लिए एक तरीके से विवादित बयान देने की मशीन है। जब मन करता तब विवादित बयान दिलवाए जाते हैं। अब ममता बनर्जी जो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनको बांग्लादेश भेजने की धमकी तक दी जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अरावली प्रदर्शन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बेटे को लेकर आने पर समर्थन किया। उनका कहना था कि नेहरू जी इंदिरा गांधी जी को साथ में लेकर घूमते थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, सचिन पायलट अपने बेटे को साथ लाए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी जब उनको उनके पिता लगातार साथ में राजनीति के लिए लेकर जाया करते थे। अरावली मुद्दे
मुद्दे पर उन्होंने सांसद मुरली लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अरावली में खनन कर मकान बनाया है। डॉक्टर मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में अरावली जितना बर्बाद हुआ उतना कभी नहीं हुआ, यानी अरावली बचाने को लेकर लोग मैदान में उतरे हुए हैं। और इस दौरान प्रदर्शन में सचिन पायलट के बेटे भी शामिल हुए थे, जिसे लेकर काफी ज्यादा तस्वीरें शेयर की गई थी। चर्चाओं के बीच अब भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट के बेटे की राजनीति में एंट्री का स्वागत कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तगड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष हाजी फारूक मकबूल सब्दी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि फारूक शाब्दी टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे थे। उनकी जिम्मेदारी वारिस पठान और इम्तियाज जलील को लेकर थी। फारूक ने हाल ही में मुंबई अध्यक्ष का पोस्ट संभाला था और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया था। उन्होंने एआईएमआईएम की प्राथमिक सदस्यता और अन्य पार्टी के बड़े पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। दरअसल हाजी फारूक मकबूल शाब्दी वर्तमान में एआईएमआईएम के महाराष्ट्र के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मुंबई के अध्यक्ष और सोलापुर शहर के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भेजा है। देखते हैं इस पर क्या ओवैसी की ओर से कोई दखल दिया जाएगा और ओवैसी कोशिश करेंगे कि उनका नेता पार्टी छोड़कर ना जाए। साथ साथ भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पत्रों और दस्तावेजों को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में लौटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज देश की संपत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। 20 साल से नेहरू से संबंधित दस्तावेज संग्रहालय में रखे गए। संस्कृति मंत्री ने कहा कि 1970 से 90 तक 20 साल की अवधि में नेहरू से संबंधित सभी गैर सरकारी दस्तावेज संग्रहालय में लाए गए। इनमें इंदिरा गांधी द्वारा लोगों को लिखे गए निजी पत्र और उनके उत्तर और निजी टिप्पणियां हैं। शेखावत ने कहा कि सभी प्रधानमंत्रियों के ऐसे ही दस्तावेज प्रधानमंत्री संग्रहालय में संरक्षित है। ऐसे लगभग 2 करोड़ 50 लाख दस्तावेज है। इनमें से अकेले पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 4 लाख दस्तावेज है और सोनिया गांधी से मांग की जा रही है कि जो बचे हुए दस्तावेज है वो भी उपलब्ध करवाए जाए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जो भी हमारे से लगातार जुड़े। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।